May I come in, sir? Come. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Have a seat, Saurabh. Thank you, sir. Saurabh is from ग्वालियर, मध्य प्रदेश. हिंदी में है. आप मध्य प्रदेश के हैं? सर मैं मूल रूप से झांसी का रहने वाला हूं. मूल रूप से झांसी के रहने वाले हैं. आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका दोनों जगह पर आपने ग्वालियर ही लिखा है ना? नहीं सर, मूल रूप से मेरा झांसी है सर. अच्छा, पर इसमें दोनों जगह पर कम्युनिकेशन भी ग्वालियर लिखा है और जहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी ग्वालियर ही लिखा है. तो मूल रूप से झांसी क्या मतलब क्या हुआ कि किस तरह से झांसी से है? सर मेरी प्राथमिक शिक्षा और जो बचपन वहीं गुजरा है सर, झांसी में. अच्छा. इसके बाद मैं एमपी चला गया सर ग्रेजुएशन के लिए. नहीं पर अच्छा, तो एक पर आप एमपी में ही बॉर्न हुए हैं ना? आपका जन्म तो ग्वालियर में हुआ है. यस सर. और ग्वालियर के बाद आप झांसी चले गए? बचपन मेरी मॉम हॉस्पिटलाइज थी सर ग्वालियर में. अच्छा. वहाँ मेरा जन्म हुआ, फिर मैं झांसी चला गया था सर. अच्छा, ठीक है. और इसके अतिरिक्त आपने पुलिस में ऑप्ट नहीं किया है? सर मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता हूँ सर पुलिस के लिए, इसलिए. अच्छा. ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, भूगोल, और इसके अतिरिक्त आपका दिलचस्पी क्रिकेट खेलने में और तैरने में, तैराकी में और गाने में. यस सर. है ना? तो तैराकी के बारे में बात करें थोड़ा सा कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस स्टाइल में होती है और सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा स्टाइल है? सर मेरे लिए मैं बटरफ्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो बटरफ्लाई वाले. और बटरफ्लाई सबसे कठिन है मेरे लिए सर. बाकी नॉलेज नहीं है मुझे इसका कि सबसे ज़्यादा कठिन कौन सी है. और स्पीड किस में है? हाँ सर, फ्री स्टाइल में ज़्यादा स्पीड है. फ्री स्टाइल के अंदर ज़्यादा है. तो तैरना जो है, चूँकि आपका फिजिक्स आपका सब्जेक्ट भी है, तो तैरना जो है वो कैसे संभव हो पाता है जबकि हमारी बॉडी जो है वो तो डूब जाना चाहिए? यस. तो कौन सा सिद्धांत काम करता है उसमें? सर इसमें सर आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है. ठीक है. अब इस समय ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो कौन देश ले जाता है? सर अभी का रिकॉर्ड ओलंपिक में माइकल फेल्प्स के नाम है, जो कि मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले हैं. ठीक है. अमेरिका. ठीक. तो मुझे दो तीन चीज़ों के बारे में आपसे ये पूछना था सर कि हम लोग इलेक्शन में पोस्टल बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है. यस. तो पोस्टल बैलेट की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सर पोस्टल बैलेट सिस्टम जब से ईवीएम शुरू हुआ 1999 के बाद से, उससे पहले पोस्टल बैलेट चलता था सर. अब नहीं चलता है पोस्टल बैलेट सर, कम ही होता है अब यूज़. ग्राम पंचायत इलेक्शंस में ज़्यादातर होता है सर, और वैसे लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में सर ईवीएम का ही इस्तेमाल होता है. तो जो फौज में है, जो सीमावर्ती इलाकों में है, वो वहाँ ईवीएम्स कहाँ से पहुँचेगी? सर उनके लिए पोस्टल बैलेट यूज़ होता है. तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. आपने कहा कि इस्तेमाल नहीं होता है. नहीं सर, बहुत ही सीमित हो गया सर उसका. हाँ. सेवा वोटिंग जो भी होती है उसके लिए सर, सर्विस वोटर्स के लिए जो है पोस्टल बैलेट अभी भी है. टीम प्लेयर का होना आवश्यक है एक सिविल सर्वेंट के लिए. लीडरशिप और टीम प्लेयर. एक अच्छे टीम प्लेयर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? सर मेरा मानना है कि सर एक लीडर में कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, होना ही चाहिए. सबसे पहले सर मैनेजमेंट उसका बेहतर होना चाहिए कि आप कई सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं. टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए सर. अपनी मैं तो टीम प्लेयर की बात कर रहा हूँ, लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ. ओके सर. टीम प्लेयर के लिए क्या बातें आवश्यक होना है? टीम प्लेयर के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैच के दौरान सर, आप क्वेश्चन शायद मैच के दौरान समझ रहे हैं. कहीं भी आपको कहीं भी जरूरत थोड़ी मैच. सिविल सर्विस के अंदर बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स करने होते हैं, उसमें टीम की आवश्यकता होती है. यस. तो टीम के लिए सर मुझे लगता है कि सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन बनाना. सबसे पहले क्या बनाना? टीम कॉम्बिनेशन, कि किस तरीके से बेहतर होगा किसी मैच के लिए या फिर किसी भी
हम किसी भी वर्क के लिए जाते हैं प्रशासन में, उसके लिए। और इसके बाद सर किस तरीके से हम अपने कनिष्ठों को साथ में रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर बना सकते हैं सर साथ तो में लाने वही के तो टीम वर्क है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ, उसके लिए क्या आवश्यक चीज़ें होनी है, ये मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आपसे। टीम जो है, टीम प्लेयर के लिए क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है, उसमें क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी होगी। जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ। Yes. पहला है कि उसको अपने दूसरे साथियों के ऊपर ट्रस्ट या विश्वास रखना होगा। यस सर। टीम प्लेयर के लिए जरूरी है ना ये। यस सर, बिल्कुल सर। इसके अतिरिक्त टीम को पहले रखना होगा, व्यक्तिगत अचीवमेंट हो ना हो, टीम का अचीवमेंट सबसे पहले होना जरूरी होता है। Yes. ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक और यू। तीसरा कोऑपरेशन आपस में जो है Yes. ये होना चाहिए। तो आप अब बताइए कि आप टीम प्लेयर हैं या टीम लीडर हैं। सर मैं अपने आप को सर टीम लीडर के टीम तौर लीडर पे के रूप में आगे मानते हैं। रखूंगा सर। अच्छा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क होता है। सर ग्राम पंचायत भारत में सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक संस्था है। इसमें सर ग्राम सभा सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसमें सर नहीं, आप ग्राम सभा बोल रहे हैं या ग्राम पंचायत बोल रहे हैं। सर पहले मैं ग्राम पंचायत के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। ग्राम सभा सर इससे छोटी इकाई होती है, जिसमें सभी वोटर शामिल होते हैं सर गांव के। ग्राम सभा में, इससे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा में सर। तो ग्राम पंचायत में कितने मेंबर होते हैं और ग्राम सभा में कितने मेंबर। ग्राम पंचायत में सर मेंबर्स चुन के आते हैं ग्राम सभा के थ्रू। हाँ, यस तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत से छोटी कैसे हुई। सर। मीन टू सर उसमें मीटिंग में ग्राम सभा में सभी लोग शामिल होते हैं सर, वोटर्स वगैरह। हाँ, पूरे वोटर्स। उस परिप्रेक्ष्य में सर मैं बता रहा था कि वो बड़ी। जितने एडल्ट वोटर्स होते हैं गांव के अंदर, वो ग्राम सभा होती है। यस सर। उसमें से जो चुन के लोग आते हैं, चुनिंदा लोग, जिनकी संख्या उससे बहुत कम होती है, वो ग्राम पंचायत होती है। गांव में कौन कौन से काम कराए जाते हैं विकास के। सर साफ सफाई का काम होता है। इसके अलावा सर सामुदायिक विकास जो भी है, स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में जो भी काम होते हैं सर। इसके अलावा सर अगर कहीं कुछ बड़े गांव होते हैं तो वहाँ मेलों का आयोजन, उसके लिए उसमें ग्राम पंचायतों की भूमिका होती है सर। आखिरी प्रश्न, जी। अलायंस, ट्रीटी, पार्टनरशिप और एग्रीमेंट, इनमें क्या फर्क है। अलायंस, ट्रीटी, पार्टनरशिप और एग्रीमेंट। सर बेसिक डिफरेंस मुझे नहीं मालूम इसका। सॉरी सर। कोई बात नहीं, सक्सेना जी। सौरभ जी, आजकल आप स्क्रिप्ट राइटर के यस बतौर काम कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू में। यस सर। तो ये किस किस्म का काम कर रहे हैं आप? जी सर, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या करते हैं आप? सर मैं खास प्रोग्राम के लिए काम करता हूँ, जिसमें मैं मैपिंग के लिए काम करता हूँ सर। ज्योग्राफी में मैपिंग के लिए। मैपिंग। अच्छा, ये बताइए कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा काफ़ी। यस सर। इसमें कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं सरकार ने। वो क्या गाइडलाइंस में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग गए हैं। यस सर। किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सीस्मिक जोन में आ गए, जैसे अभी आया जोशीमठ में आ गए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में आप डीएम लगे, तो आप पहले दिन जब जाएंगे तो क्या करेंगे आप वहाँ? सर डिस्ट्रिक्ट में सर डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे मेरी भूमिका कुछ इस तरह होगी सर, कि मुझे सबसे पहले सर आकलन करना होगा कि पहले किस तरीके की यहाँ पर घटनाएं हुई हैं। तो एक प्रोजेक्ट पूरा रेडी होता है, उसके लिए सर डेटा रेडी करना पड़ता है। सबसे पहला काम मेरा वो रहेगा। उसके बाद सर किसी भी स्थिति में जब सीजनल कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, घटनाएं, प्रकोप, हैजार्डस देखना होगा कि कितने हैजार्डस यहाँ पे आते हैं। देन हम उसका पूरा आकलन करके एक टीम पूरा बनाते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो 3 स्तर पर काम होगा सर, एक प्री, देन आपदा के दौरान और फिर पोस्ट। अच्छा, ऐसा सपोज करिए कि आपने लिया 2-3 महीने में कोई आपदा आ गई, वहाँ डिजास्टर आ गया है, लैंडस्लाइड हो गया, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, जो भी कुछ हुआ, और काफ़ी कुछ बर्बादी हो गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया है ना, घर टूट गए, तो आप क्या क्या करेंगे? पहली चीज़ क्या करेंगे आप?
सर ऐसी स्थिति में सर सबसे पहले रेस्क्यू का काम किया जाएगा, जिसमें मेरा काम रहेगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी टीम है अगर वो पर्याप्त है तो दैट्स ओके। अगर इसके आगे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्टेट लेवल पर आग्रह करेंगे सरकार से। अगर और भी ज़्यादा कुछ ऐसा होता है तो हम केंद्र स्तर पर भी इसके लिए तो टीम वहाँ से नेशनल डिजास्टर फोर्स आती है, सॉरी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसी तरह SDRF का भी काम होगा सर, देन रेस्क्यू काम किया जाएगा सर। अच्छा ये बताइए, आप जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप अपना बॉस खुद चुनें, ये तो आपके हाथ में नहीं है। Yes, लेकिन आप एक कैसे किस तरह के बॉस बनना चाहेंगे, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए आप में? सबसे पहले सर मेरे अंदर जो मैं रखूँगा या चाहूँगा खूबी, वो है सर डाउन टू अर्थ रहने की, लोगों से बातचीत करना, छोटे तबके से क्या प्रॉब्लम्स है ये जानने का, ताकि उनके लिए थोड़ा सा अच्छा काम कर सकें सर। इसके अलावा सर कनिष्ठों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, ये एक महत्वपूर्ण लगता है मुझे। आप अपने जो आपके अधीन जो काम कर रहे हैं Yes, लोग, sir. उनको आप मोटिवेट कैसे करेंगे? वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सर मोटिवेट करने के लिए यह सही है कि सर किसी भी व्यक्ति को, कर्मचारी को आजीविका चलाने के लिए उसको पर्याप्त उसको महीने के तौर पर पेंशन या फिर सॉरी वेतन वगैरह मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कुछ बनती है कि नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए बातों से, और निरंतर बातचीत करते हैं बहुत ही अच्छे लहजे में। ऐसा उन्हें फील नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा बॉस एज अ बॉस उनसे बात करते हैं, या फिर उन्हें भी अच्छा फील होगा और वो टीम वर्क के तौर पर काम भी करेंगे। मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए वो भी काम करेंगे सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने क्रिकेट यूनिवर्सिटी लेवल में अच्छा लेवल तक खेला है। कई बार सुनने में आता है कि हमारे जो क्रिकेट टीम है इसका जो क्या बोलते हैं उस कमरे को जहाँ खेलने के बाद जाते हैं, ये ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, हाँ, ग्रीन पवेलियन, ड्रेसिंग रूम, डग आउट भी बोलते हैं सर। उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। सुनने में देखा होगा ना, यस फलाना से नहीं बात बनती है तो उससे टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। आप सिविल सर्वेंट बन गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए सर। आप अपने ऑफिस में एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के मोटा फायदा क्या है? पहले बताइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्यों चाहिए, फिर मुझे बताना आप कैसे क्रिएट करेंगे। ओके सर। पॉजिटिव एनवायरनमेंट सर मेनली हमें चाहिए इसलिए सर कि हम पहले तो टीम वर्क के रूप में काम करते हुए जो भी हमारा टारगेट है हम उसे पा सकें, और जहनी तौर पे हम इसलिए रेडी रहें कि पहले हमने क्या किया इस चीज़ को भूलते हुए आगे के लिए बढ़ें। मान के चलिए सर कोई खिलाड़ी है जिसने पिछले ही मैच में 200 रन बनाए हैं, तो उसे भूलना होगा कि उसने 200 रन पिछले मैच में बनाए थे, अभी उसकी पारी नहीं है। तो ऐसी सभी प्लेयर्स से मैं बात करूंगा कंटिन्यूसली, और इसके लिए मैं सर उधर क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ पर आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है, जी सर, क्रिएट करना है। सर मैं अपने कनिष्ठों से बातचीत ज़्यादा रखूँगा, और एक जैसा कि सर को भी बताया था मैंने कि एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि कभी उन्हें ये ना लगे कि हम कनिष्ठ या वरिष्ठ बीच में रह रहे हैं। और कुछ मतलब इनेबलिंग में हर इंसान को लगना चाहिए कि मैं भी यहाँ ग्रो हो रहा हूँ, यस ठीक है, कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो फाइनेंशियली, स्ट्रक्चरली, प्रोफेशनली मैं भी ग्रो हो रहा हूँ। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिस्टम है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें, उस हिसाब से इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनना है। यस 17 200 का कितना परसेंट है? 17 नंबर 200 का कितना परसेंट? जी सर, ये सर 19 से कम होगा सर, ये 18 पॉइंट कुछ 17 एग्जैक्ट सर। 17 200 का कितना परसेंट हुआ? 17 200, ओ सॉरी सर, 9 से भी कम होगा सर, ये 9 से भी, सॉरी सर, 9 से भी कम होगा कितना सर, होगा? लगभग 8.7 या 8 होना चाहिए। 16 का आधा कितना होता है? 16 का आधा 8 सर, और 17 का आधा कितना होगा? 17 का आधा सर 8.5।
0.5। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, आप ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, यस सर। ये एक सुंदर सी लड़की है जिसको आप पसंद करते हैं, सिविल सर्विसेज एकेडमी में हैं आप, आपने इनको प्रशंसा करनी है और उनको प्रपोज करना है। टाइम है आपके पास फिर 30 सेकंड, उसके बाद आप हवाई जहाज में उड़ जाएंगे। कीजिए सर नाम कुछ आप डिसाइड कीजिए। इसका नाम है, चलिए, रेखा। ओके। सो मैं हिंदी में सर। हाँ, हिंदी में बोलिए। सो हाय रेखा, दिस इज़ सौरभ हियर एंड मैं आपको कई दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आपकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका रहना, आपका जो भी पैशंस है, मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आपको स्टॉक भी कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ आगे सफ़र तय करना चाहेंगे सर? ओके, गुड। थैंक यू सर। अभी G20 पे बहुत जोर है इंडिया में। जी सर। क्या फोकस है इंडिया का G20 में? सर भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना एक वाकई गौरवशाली क्षण है और सर इसको आगे बढ़ाने के लिए सर भारत ने जो थीम तैयार की है उसका नाम है आर वन अर्थ, वन प्लैनेट एंड वन फैमिली। इसका मतलब है सर हम वसुधैव कुटुंबकम को आगे लेना, उस विचारधारा पर काम कर रहे हैं और उसी आधार पर सभी विश्व को, पूरे विश्व के देशों को एक साथ ले जाने के लिए कार्यरत हैं। जी सर। ओके, आप कहीं पोस्ट हो जाते हैं एसपी पुलिस डिस्ट्रिक्ट के, आप वहाँ देखते हैं कि ये तो कम्युनल लाइन पे डिवाइडेड हो चुकी है पुलिस। यस। ये फलाना फलाने, ये फलाने फलाने, और उसी हिसाब से पॉलिटिकल भी हो गए हैं। यस। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे? ओके सर, तो ये इस तरह की घटनाएं सर किसी भी जिले में बहुत आम हो जाती हैं, कभी कभी सामुदायिक स्तर पर बढ़ जाना। मुझे लगता है कि सर इस स्थिति में दोनों ही समुदाय के नेताओं से बात करूंगा मैं पहले तो, फिर भी स्थिति नहीं संभलती है तो लोगों से सीधी बात करूंगा। और जब समुदाय के नेताओं की बात कर रहे हैं आप, ये पुलिस वालों की से बात करने की बात कर रहे हैं या सोसाइटी के नेताओं? सोसाइटी के नेताओं से सर, एक्सेप्टली सर। इसके बाद अगर सर स्थिति फिर भी नहीं संभलती है तो पहले मैं ये देखूंगा सर कि क्या ऐसी कोई स्थिति वाकई बन गई है या फिर कि हिंसाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैं सर धारा 144 लगाने का यहाँ पर रिकमेंड करूँगा जिला प्रशासन से। और उसके बाद अगर फिर भी स्थिति नहीं संभलती सर, तो सर इसके लिए फिर मैं धारा 130 का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें सर आर्म्ड फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। सौरभ, आपने भूगोल पढ़ा है और आपका ऑप्शनल विषय भूगोल है सर। तो किसी देश की भौगोलिक स्थिति वरदान भी हो सकती है और अभिशाप भी हो सकती है। यस क्या आप इससे सहमत हैं? सर। तो क्या मुझे आप कुछ उदाहरण देके समझाएंगे कि किस प्रकार से किन देशों की भौगोलिक स्थिति वरदान साबित हो रही है या हुई है जी। और किन देशों की अभिशाप? जी सर 15 सेकंड्स में। सर वरदान के लिए एक उदाहरण दूंगा सर, ब्रिटेन का उदाहरण, ओवरऑल ब्रिटेन, जिसमें वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, ये सब आते हैं। उसकी सर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पूरी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था है, और यही वजह है कि सर प्रथम औद्योगिक क्रांति भी वहीं होती है। दूसरी बात सर, जब उसके तटों की बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी औद्योगिक क्रांति क्या इस कारण से हुई, उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण? सर बहुत बड़ा फैक्टर है सर उसमें। कैसे, थोड़ा सा इसको सर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। यस सर। जी सर नौवहन के लिए सबसे अच्छा रूट हो जाता है पश्चिमी यूरोप, बिकॉज सर वहाँ पर ना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो जितने भी फेजर्ड वहाँ पर तट हैं वो बर्फीले, उनको पिघला देते हैं, तो उससे सर नौवहन बहुत सरल हो जाता है। ओके सर। तो सेकंड सर, जो आपने श्राप के लिए बोला था, एक आध और कोई एग्जाम्पल? ओके सर। ग्रेट ब्रिटेन तो हो गया एक, हाँ मेरे ख्याल से और ही उसके अगल बगल ही कहीं, और उसके अगर अमेरिका भी, संयुक्त राज्य अमेरिका कर सकते हैं सर। इंडिया भी बहुत। आपने स्प्लेंडेड आइसोलेशन की पॉलिसी के बारे में सुना था? जी सर। पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन, एकांत।
वर्ल्ड सर सॉरी अफेयर्स सर नहीं कोई सुना सर। सेकंड वन श्राप के लिए आपने बोला ना, सांप के लिए अभिशाप। अभिशाप, सॉरी। तो सर मैं इसमें दक्षिण सूडान और सूडान का नाम लूँगा। इनफैक्ट सर कुछ देश और भी हैं जैसे चार्ट। सूडान के विषय में बताएं कि क्यों उनकी भौगोलिक स्थिति का अभिशाप है। जी सर। सर दो वजह हैं। मेनली जो मध्य और उत्तर क्षेत्र है वो साहेल और सहारा मरुस्थल से घिरा हुआ है, और वहाँ पर सर सेमी एरिड एरिड जोन ज़्यादा है। इस वजह से सर कृषि भी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। वहाँ नदी है कोई? जी सर, सूडान से सर नील नदी निकलती है सर। अच्छा जी सर। लेकिन उसके बावजूद भौगोलिक स्थिति के कारण एक अभिशाप बन गया है। जी सर, लैंडलॉक तो हालांकि नहीं है, दक्षिण सूडान लैंडलॉक्ड है सर। तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है सर, विकास में एक बाधा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है। ओके। इसके अलावा चार्ट का भी उदाहरण दूंगा सर मैं। चार्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री और भी कई हैं। जी सर, हमारे अफगानिस्तान भी हाँ आसपास है। अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है सर। हाँ, लेकिन भौगोलिक स्थिति ही केवल एक उनके अभिशाप का कारण है या कुछ अफगानिस्तान के विषय में कुछ और भी कुछ कारण हैं भौगोलिक स्थिति के अलावा? नहीं सर, अफगानिस्तान के साथ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बाकी एक आध थोड़ा सा उन पे आतंकवाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर अफगानिस्तान के साथ में। सर सबसे बड़ा आतंकवाद के पीछे भी कुछ और है। जी सर, बिल्कुल है सर। और वहाँ की जो टोपोग्राफी है अफगानिस्तान की, वहाँ सर संसाधनों का अभाव है। संसाधन निकाल ही नहीं जा सके, ये बड़ी प्रॉब्लम है। संसाधन है वहाँ पर, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी फैक्टर है। वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है सर। एक बात बताइए, जी सर। हॉलैंड जो है, नीदरलैंड जिसे कहते हैं, यस यस, वो समुद्री तल की ऊंचाई से भी नीचे है। तो कितनी बड़ी उनके सामने भयावह स्थिति है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसमें से संसाधन निकाल के इतनी तरक्की कर ली छोटे से मुल्क में, है ना? यस सर। तो वो थोड़ा इस विषय में कुछ कहें सर। इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नीदरलैंड के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। कोई धन्यवाद। थैंक यू सर। यस मैंने देखा आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे यहाँ तक पहुँचने में, यस क्या कमी रह गई? मैंने प्रयास तो पूरा किया था। शुरुआती दौर में मैम प्रीलिम्स नहीं निकले मेरे, गाइडेंस की कमी रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं पीसीएस की तरफ भी रुझान थोड़ा गया था। मैंने इंटरव्यू दिए 3 बार, बट मेरा नहीं हुआ वहाँ भी। सर, बहुत सारे हिंदी भाषी और हिंदी के विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ जस्टिस नहीं करता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से। इनफैक्ट सहमत भी नहीं हूँ। कुछ स्तर पर ये हो सकता है कि मैम जैसे क्वेश्चंस मेकिंग होती है यूपीएससी, खासकर यूपीएससी के लेवल पर, तो ट्रांसलेशन की एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसमें सुधार किया जा सके दैट्स थोड़ा सा ये ठीक रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि किसी परीक्षा की संस्थान से ज़्यादा हमें फोकस करना होगा कि हम बेसिक शिक्षा कैसे देते हैं हिंदी मीडियम के छात्रों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है मैम। हाल ही में हमने देखा कि एयर इंडिया का निजीकरण हुआ, क्या रेलवेज़ के साथ भी ऐसा होना चाहिए? मैम रेलवे में आंशिक तौर पर भी निजीकरण किया गया है, मैनेजमेंट को लेकर, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं ये डेटा बताते हैं कि सरकारी एजेंसीज स्टेशंस का रखरखाव कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह गई थी, इसलिए निजीकरण किया गया था। तो और निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा कि निजीकरण ज़्यादा किया जाए, बिकॉज इसका छोटे तबके पर ज़्यादा असर पड़ सकता है मैम, मूल्यों कर लेकर खास करके। बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए वरदान है, अभिशाप है, क्या लगता है आपको? मैम मुझे लगता है कि बढ़ती जनसंख्या आगे चलकर हमारे लिए वरदान ही साबित होगी। जिस तरीके से हम लोग कौशल पर फोकस कर रहे हैं, कौशल विकास पर, एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो मुझे लगता है कि वरदान ही होगा। बट हमें फोकस फिर से वही करना होगा कि हम एजुकेशन कैसे देते हैं अपने आप बच्चों जानते हैं स्टॉकिंग क्या होता है?
स्टॉकिंग मैम, ये स्टॉकिंग मतलब किसी को निरंतर फॉलो करना, एक गलत शायद अंदाज, गलत इरादे से। आप जानते हैं इसकी सज़ा क्या होती है? क्या नहीं ये मैम, जुर्म इस है? बारे में अभियान नहीं हूँ मैम। अच्छा, कोई यस, बात नहीं, जुर्म तो है मैम, जुर्म तो है, बट कितनी सज़ा ये सब नहीं पता। कोई बात नहीं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, मुझे कोई 3 चीज़ें बताइए जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। थोड़ा समय लो। मैम अभी तो नहीं सोच पा रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा। थैंक यू सर। An Academy. Let's crack it.